मेरी बेटियों के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें घर जाने देता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी एक बेटी यहाँ भेजनी होगी, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और वो सोचता है कि उसकी कौन सी बेटी ऐसे राक्षस के पास आना चाहेगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो घर नहीं गया तो लड़कियां अकेले कैसे रहेंगी, और वो यहाँ रहता है तो 3 लड़कियां भूखी मरने से अच्छा है कि वो खुद ही एक बार घर जाए और उनके खाने का कुछ बंदोबस्त करके फिर से वापस आ जाए। वो राक्षस को कहता है, हाँ, मैं अपनी एक बेटी तुम्हारे पास भेज दूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे जाने दो। ठीक है, लेकिन कल सवेरे अगर तुम्हारी बेटी नहीं आई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को यहाँ उठा लाऊंगा। दक्षिणापुर नाम का एक बेहद खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसमें रामानंद उस परिवार का मुखिया और उसकी 3 बेटियां रहती थी। उनकी माँ का कुछ सालों पहले ही एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। माँ के देहांत के बाद रामानंद ने ही पूरे परिवार को संभाला था। वो दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत किया करता और इसी की वजह से वो दिन भर बाहर ही रहता और शाम में थक कर घर आता। बात करें उसके लड़कियों की तो उसकी 3 लड़कियां थी। पहली शीतल, जो कि थोड़ी होशियार और नकचढ़ी थी, उसके नाम के बिल्कुल उल्टी। दूसरी हेतल, जो उससे भी ज्यादा गुस्सैल और अपने आप को बेहद खूबसूरत समझती थी। और तीसरी थी कोमल, जो कि बिल्कुल उसके नाम की तरह थी, मन से साफ और गाय जैसी शांत, और दिखने में वो बेहद नाजुक और सुंदर थी। उसी गांव में एक श्रापित महल था, जहां माना जाता था कि कोई राक्षस रहता है जो इंसान को जिंदा ही खा जाता है। इसलिए उस महल के पास से गुजरने को सबकी रूह कांप जाती। अरे आज तो बहुत देर हो गई और अभी तो रात भी हो गई है, पर अब मुझे घर जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं, अब मुझे उस शापित महल के सामने से ही जाना होगा। और तभी अचानक हवाएं चलने लगती हैं। अब क्या करूं? अगर मैं इसी पेड़ के नीचे सो जाऊं और सुबह होते ही घर चला जाऊं तो? तभी उसे याद आता है कि उसकी 3 लड़कियां घर पर अकेली होंगी और वो घर जाने के लिए उसी शापित महल के सामने से निकल जाता है। जब वो उस रास्ते से गुजर रहा होता है, अचानक हवाएं चलने लगती हैं और जैसे ही वो उस महल के सामने से जाता है, उसे एक बड़ी सी परछाई दिखती है। अरे ये परछाई कहीं उस शापित राक्षस की तो नहीं? वो परछाई बेहद भयानक होती है। उसे देखकर रामानंद के तो पसीने ही छूट जाते हैं, और वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी श्रापित राक्षस की होती है। वो राक्षस उसके सामने आ जाता है। रामानंद जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे कोई है। मुझे छोड़ दो, मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे जाने दो। 3 बेटियां हैं तो मैं क्या करूं? वो मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें अब यहीं मेरे साथ रहना होगा, जैसे बाकी लोग रहते हैं। रामानंद देखता है कि उसके आसपास वहाँ कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मेरी बेटियों के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें घर जाने देता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी एक बेटी यहाँ भेजनी होगी, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा।
और वो सोचता है कि उसकी कौन सी बेटी ऐसे राक्षस के पास आना चाहेगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो घर नहीं गया तो लड़कियां अकेले कैसे रहेंगी, और वो यहाँ रहता है तो 3 लड़कियां भूखी मरने से अच्छा है कि वो खुद ही एक बार घर जाए और उनके खाने का कुछ बंदोबस्त करके फिर से वापस आ जाए। वो राक्षस को कहता है, हाँ, मैं अपनी एक बेटी तुम्हारे पास भेज दूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे जाने दो। ठीक है, लेकिन कल सवेरे अगर तुम्हारी बेटी नहीं आई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को यहाँ उठा लाऊंगा। उसके बाद रामानंद वहाँ से घर चला जाता है। घर आने के बाद सभी लड़कियां उससे पूछने लगती हैं, बाबा आप कहाँ थे? आज इतनी देर कैसे हुई? मुझसे तो आपका इंतजार नहीं हुआ बाबा, और मैंने खाना खा लिया। बाबा आप ठीक तो है ना? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। आई बड़ा पापा की चमची। हेतल और शीतल वहाँ से चली जाती हैं और कोमल अपने बाबा के लिए खाना लगाती है। बाबा आपको इतना पसीना क्यों आया है? रामानंद सोच रहा होता है कि वो ये बात कैसे अपनी बेटियों को बताए कि वो अब उनसे कभी नहीं मिल सकता। कोमल समझ जाती है कि कुछ तो गलत हुआ है या होने वाला है, क्योंकि वो अपने बाबा को अच्छे से जानती थी। अचानक उसके दिमाग में आता है कि अगर आज बाबा को देर हुई है, मतलब बाबा को श्रापित महल के सामने से आना पड़ा होगा। और वो बोलती है, बाबा क्या आप श्रापित महल के सामने से आए हैं? और वो हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी ने ये बात बिना कुछ कहे ही कैसे पता लगा ली। वो मुश्किल से हंसते हुए कहता है, अरे कुछ भी बोल रही हो, तेरा बाबा क्या डरता है किसी राक्षस से? बाबा मैं जानती हूँ कुछ हुआ है, मुझे बताइए। रामानंद से भी रहा नहीं जाता और वो सब बता देता है कि कैसे उसे देर होने की वजह से श्रापित महल के सामने से आना पड़ा और वो राक्षस से 1 दिन की मोहलत लेकर आया है। बाबा आप चिंता क्यों करते हो? मैं चली जाती हूँ उस राक्षस के पास। तू पागल हो गई है क्या? मैं अपनी बेटी की जान कैसे उस राक्षस को दे दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। बाबा अगर मैं चली गई तो हेतल और शीतल दीदी का ध्यान रखने के लिए आप हो। नहीं बेटी, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तू तो मेरी नाजुक कली है। दोनों खामोश होकर सोचते सोचते ही सो जाते हैं। सुबह होती है और रामानंद उठकर देखता है कि उसकी बेटी कोमल वहां से गायब है। तभी वो देखता है कि उसके बाजू में एक खत पड़ा होता है। वो उसे पढ़ता है और समझ जाता है कि उसकी बेटी सुबह होने से पहले ही चली गई है। वो रोने लगता है। तभी शीतल और हेतल उसे रोता देखकर उससे पूछते हैं, पापा क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? और ये खत किसका है? अब कोमल का है बाबा। रामानंद खुद को संभालते हुए सारी बात बताता है कि कैसे कोमल जाने के लिए तैयार हो गई। हेतल और शीतल को ये सुन के सदमा लगता है कि जिसे वो बाबा की चमची चिढ़ाते थे, वो उनसे कितना प्यार करती थी, और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ कोमल श्रापित महल के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, मैं आ गई हूँ, बस मेरे पिताजी को कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो। राक्षस उसे अंदर ले जाता है और उसे बताता है कि उसे राक्षस के लिए पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, और वो मान जाती है।
दूसरे दिन वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसकी सुगंध राक्षस को भी आती है और वो उससे कहता है, तुम खाना क्यों बना रही हो? क्यों मतलब? हम इंसान हैं, तुम्हारी तरह राक्षस नहीं। हमें खाना लगता है काम करने के लिए। राक्षस को खाने की खुशबू बहुत पसंद आती है, लेकिन वो कह नहीं पाता कि उसे भी खाना है। राक्षस वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन भी वही होता है। कोमल सभी के लिए खाना बनाती है। कोमल वैसे ही मन से बहुत अच्छे स्वभाव की होती है और वो खुद से बोलती है, उस राक्षस के बारे में मैंने बहुत गलत सुना था। वो राक्षस है लेकिन बुरा नहीं है, बस लोगों को डराता है। वो सोचती है कि राक्षस तो मांस खाते हैं, लेकिन उसने राक्षस को कभी कुछ खाते हुए नहीं देखा। तो वो थोड़ा सा खाना राक्षस के लिए भी बनाती है और उसे बोलती है, मैंने खाना बनाया है, खाना है तो खा लो। राक्षस महल के पीछे जाकर खाना खाता है और उसे खाना खाते वक्त कोमल देख लेती है। वो बड़े ही चाव से खाना खाता है। रोज वही होने लगता है। कोमल की राक्षस को आदत सी होने लगती है और कोमल को भी राक्षस की। वो राक्षस के साथ कई घंटे बातें किया करती, तो कभी उसे खाना बनाना सिखाती। ऐसे ही एक दिन कोमल मायूस बैठी होती है। राक्षस उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? मुझे बाबा की याद आ रही है। मैं तुम्हें घर तो नहीं भेज सकता, लेकिन तुम्हें कुछ दे जरूर सकता हूँ। लेकिन क्या? ये एक जादुई आईना है, जिसमें तुम जिसका भी नाम लोगी तुम्हें वो इंसान दिखाई देगा, बस तुम उससे बात नहीं कर सकती। कोमल उस आईने को लेती है और बाबा का नाम बोलती है और उसे उसके बाबा दिखाई देते हैं, जो बीमार पड़े होते हैं। बाबा क्या हुआ आपको? मुझसे बात करो ना बाबा। बाबा, मैं कोमल। उसकी ऐसी बातें सुनकर राक्षस को बहुत बुरा लगता है। दरअसल उस राक्षस को श्राप मिला होता है कि अगर कोई इंसान उस महल के बाहर जाकर सुबह तक नहीं आया तो राक्षस की मौत हो जाएगी। वो सोचता है कि अगर कोमल को अपने बाबा के पास जाना है तो उसकी खुशी के लिए वो अपनी जान भी दे देगा। वो कोमल से कहता है, कोमल, तुम घर जा सकती हो। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ, तुम जा सकती हो। लेकिन तुम अगर आज शाम तक नहीं गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों खामोश हो जाते हैं। शाम होते ही कोमल घर को निकल जाती है। घर जाकर अपने बाबा और बहनों से मिलती है। कुछ दिन बाद उसके बाबा की तबीयत ठीक हो जाती है, क्योंकि उन्हें उनकी बिटिया रानी जो मिल गई थी। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और कोमल को उसका घर कुछ खाली सा लगता है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। वो गलती से रोज राक्षस के हिस्से का भी खाना बनाती है और उसी की याद में रहती है और वो खुद से ही बोलती है, वो राक्षस भले ही है लेकिन वो मेरा दोस्त है और मुझे उसके पास जाना चाहिए। तभी उसे राक्षस के दिए हुए जादुई आईने की याद आती है और वो आईने में राक्षस का नाम लेती है। वो देखती है कि राक्षस अधमरी हालत में पड़ा है। वो बिना कुछ सोचे भागती हुई महल जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ जल्दी। लेकिन क्यों? अगर तुम फिर से आई तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम राक्षस हो लेकिन मेरे दोस्त हो और तुम्हारी चिंता करना मेरा फर्ज बनता है। ऐसा बोलते ही
राक्षस के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और वहां पर एक साधु प्रकट हो जाते हैं। कन्या, तुम्हारा मन जल की तरह साफ है। तुम बिना अपनी परवाह करके राक्षस के लिए दौड़ी चली आई। ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि इस महल का राजकुमार है, जिसको मैंने ही श्राप दिया था, और जब तक उससे कोई कन्या प्रेम नहीं करेगी तब तक वो राक्षस ही रहता। लेकिन तुमने उससे प्रेम करके उसे मुक्त कर दिया। कोमल देखती है कि राक्षस एक बेहद खूबसूरत नौजवान में बदल जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। दक्षिण में कावेरी नदी के पास एक छोटा सा गांव बसा था। वहां एक परिवार रहा करता था, जिसमें महेश, उसकी पत्नी सुष्मिता और उसकी माँ कमला देवी रहा करती थी। महेश एक फैक्ट्री में काम करता था और दिन भर उसे बाहर ही रहना पड़ता। उसकी बीवी एक बहुत ही आलसी और चिड़चिड़ी स्वभाव की महिला थी, जो हमेशा बड़ी बड़ी मांगे महेश से किया करती थी। महेश की माँ को सब समझ तो आता था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। एक दिन महेश के फैक्ट्री से आने के बाद सुष्मिता उससे कहती है, अजी सुनते हो, बाजू वाली सीता है ना, उसके पति ने उसे सोने का हार बना कर दिया है। हाँ तो अच्छी बात है। और साड़ी भी लेकर दी है, वो भी बनारसी साड़ी। हाँ तो उसका पति उससे प्यार करता होगा, इसीलिए लेकर दी होगी। इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तो कब लेकर दोगे मुझे साड़ी और सोने का हार? देखो भाग्यवान, मुझे लगता है कि फिलहाल हमारी जरूरत के हिसाब से हमारे पास बहुत है। हमें किसी से तुलना करके चीजें लेने की जरूरत नहीं है। सुष्मिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। उतने में ही कमला देवी बोल पड़ती है, देखो बेटी, हमारा घर महेश के ही पगार से चलता है, और अगर हम सोना और साड़ियों पर खर्च करेंगे तो खाएंगे क्या? तो कहिए अपने बेटे से कि और काम करे और पैसे लाए। मुझे नहीं रहना ऐसी गरीबी में। और वो गुस्से में चली जाती है। दूसरे दिन वो फिर से उसकी पड़ोसन सीता के घर जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। तो मिला क्या सोने का हार? अरे कहाँ का हार? मेरी सास तो मुझे ही सुनाने लगी, आजकल डबल इनकम का जमाना है। ये डबल इनकम क्या होता है? यानी एक घर में दोनों पति पत्नी अगर काम करते हैं तो दोनों की सैलरी में घर ज्यादा बेहतर चलता है। लेकिन मुझे कौन काम देगा? अरे मेरी पहचान है, मैं तुझे लगाती हूँ काम पर। लेकिन मैं काम क्या करूंगी? बस तुझे खाना बनाना होगा और तेरे पति से ज्यादा पैसा तुझे मिलेगा। ज्यादा पैसे का नाम सुनकर सुष्मिता के मन में लालच आ जाता है और वो काम करने के लिए मान जाती है। सुष्मिता के वहां से जाने के बाद सीता एक फोन कॉल करती है और कहती है, एक बेवकूफ फंस गया है, कल भेजती हूँ उसे। दूसरे दिन सुष्मिता सीता के बताए पते पर पहुंच जाती है। वहां सुष्मिता देखती है कि एक ढाबा है और वहां एक और महिला काम कर रही है। वहां उससे धनीराम मिलता है और कहता है, तुम्हें सीता ने भेजा है ना? जी हाँ।
तुम्हें यहाँ बस 4 घंटे काम करना है, उसके तुम्हें 1000 रुपए रोज मिलेंगे। ये सुन के सुष्मिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो मान जाती है। सुष्मिता वहां काम करना शुरू कर देती है। उसे पहले दिन ही पैसे मिल जाते हैं। अरे, तुम कहाँ गई थी? आपकी इतनी सी कमाई में क्या होता है, इसीलिए मैंने भी काम करना शुरू किया है। तुम कमाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना, कमाई भले ही कम हो, लेकिन मेहनत की होनी चाहिए। मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानती हूँ। तुमसे तो वैसे भी नहीं होता ज्यादा कमाना। दूसरे दिन सुष्मिता फिर से काम पर जाती है। वो देखती है कि उसे सिर्फ 1000 रुपए मिल रहे हैं और धनीराम के ग्राहक तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो उसे कितना ज्यादा पैसा मिलता होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि धनीराम उस खाने में नशीला पदार्थ मिलाता है, जिसकी वजह से उसके ढाबे पर भीड़ रहती है और वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। सुष्मिता को लगता है कि वो भीड़ उसके और बाकी महिलाओं के हाथ के खाने की वजह से आती है। उस दिन सुष्मिता रात को सोते सोते ये सोचती है कि अगर वो खुद का ढाबा डाले तो उसे 1000 रुपए की जगह और ज्यादा पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन जाके सुष्मिता धनीराम का काम छोड़ देती है और घर के बाहर ढाबे का बोर्ड लगा देती है, जिसमें उसकी सास भी उसका साथ देती है। सुष्मिता पहले ही दिन काफी स्वादिष्ट पकवान तैयार करती है, जैसे पुलाव, शाही पनीर, कोफ्ता करी और बहुत कुछ, लेकिन उसके ढाबे पर कोई नहीं आता। तभी वो देखती है कि धनीराम के ढाबे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुक जाती है। हमें सूत्रों से पता चला है कि तुम्हारे ढाबे के खाने में नशीला पदार्थ इस्तेमाल होता है। आपको गलत खबर पता चली है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी पुलिस जांच करना शुरू कर देती है और उन्हें पता चलता है कि खाने में जहरीला पदार्थ है। धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो माफी मांगने लगता है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसके साथ साथ वहां काम करने वाली महिलाओं को भी जीप में बिठाकर ले जाती है। ये सब कमला देवी और सुष्मिता देख रहे होते हैं। सुष्मिता को अपने किए पर पछतावा होता है। देखा बेटी, लालच करने पर क्या होता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर गलत काम कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ तुम सही समय पर वहां से निकल गई, वरना आज तुम भी जेल में जाती। हाँ माँ, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम्हारा वहां से काम छोड़ने का कारण भी तो लालच ही था। हाँ भी ना माँ। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तभी एक आदमी उनके ढाबे पर आता है। और एक प्लेट थाली लेता है। वो खाने के तुरंत बाद थूक देता है। छी 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 छी, क्या बकवास खाना बनाया तुमने, पूरा मूड खराब कर दिया। छी फू। और वो गुस्से से चला जाता है।
सुष्मिता रोने लगती है और कहती है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम अच्छा खाना नहीं बनाती, लेकिन आपने मुझे इतने दिनों से बताया नहीं कभी। हाँ, क्योंकि तुम्हें बुरा लगता, इसीलिए। सुष्मिता को समझ आ जाता है कि उसकी सास और उसका पति उससे कितना प्यार करते हैं और जिसके सामने गहने और कपड़े का मोल कुछ भी नहीं। चल, अब रोना बंद कर। तेरी सास के हाथ का खाना किसी वो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट से कम नहीं। कमला देवी सुष्मिता के साथ खाना बनाना शुरू करती हैं और खाने की खुशबू सभी तरफ फैल जाती है। तभी 2-3 ग्राहक आकर खाना चखते हैं। अरे 3 प्लेट थाली और लगाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ जरूर। सुष्मिता सबके लिए खाना लगाती है और सब बड़े चाव से खाना खाते हैं। उनको खाता देखकर और कई ग्राहक आकर्षित होकर ढाबे पर आ जाते हैं और उनका ढाबा चल पड़ता है। तभी महेश की फैक्ट्री बंद पड़ जाती है और उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वो भी उसकी बीवी के ढाबे पर मदद करने लग जाता है। देखते ही देखते उनका ढाबा एक रेस्टोरेंट में बदल जाता है और सुष्मिता अपनी मेहनत की कमाई से उसके लिए बनारसी साड़ी खरीदती है। तभी उसका पति उससे कहता है, देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि कमाई भले ही कम हो लेकिन मेहनत की होनी चाहिए। और आज देखो, वही सुष्मिता जो मुझे पैसों के लिए ताने मारा करती थी, आज खुद की मेहनत की कमाई से साड़ी खरीद लाई है। वो भी क्या कहते हैं, बाबा बनारसी पैटर्न। अरे वो बनारसी पैटर्न होता है। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तभी घर जाते वक्त उसे सीता, जो उसकी पड़ोसन होती है, वो दिखाई देती है। सीता सुष्मिता से कहती है, सुष्मिता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर भेज दिया। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जो साड़ी मैंने दिखाई थी तुम्हें, वो मेरी सहेली की थी, जो मैंने बस सबको दिखाने के लिए लाई थी। अच्छा हुआ, तेरी उसी साड़ी की वजह से आज मैं खुद की कमाई से बनारसी साड़ी ले पाई हूँ। सुष्मिता, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे अच्छा हुआ, मुझे वैसे भी कोई चाहिए था और तू तो मेरे पहचान की ही है। और हाँ, चिंता मत कर, मैं तुझे गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। और तीनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर पैसे नहीं कमाने चाहिए। कमाई भले ही कम हो लेकिन मेहनत की हो, वरना धनी राम जैसा हाल हो जाता है। और हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।